फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वापस आए हैं प्राप्ति आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करने। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत सारा मिथ है, उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसको देखते हुए हम इस चीज़ को लाए हैं। पहला मिसकंसेप्शन है कि भाई मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन है कि अगर आप सिलेक्शन में अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं, आपका मेंस नहीं निकल रहा हो या प्री में कोई प्रॉब्लम है या आप सिलेक्शन देना चाहते पर नहीं हो रहा, तो आप प्राप्ति आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको श्योर शॉट ऑफर हमारे यहाँ का है 2.5 लाख रुपए का, उसे आप ले सकते हैं। 60 बच्चे पूरे साल में लिए जाते हैं स्क्रीनिंग के थ्रू और उनका प्री और मेंस 100% निकलता है। एन एनी हाउ अगर नहीं निकल पाता तो आपको रिटर्न गारंटी स्टैम्प पेपर पर लिख के दी गई है, तो आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो नीचे दिए गए नंबरों या मेल आईडी पे आप मेल करें ताकि आपको सारी डिटेल हम फ्यूचर में दे पाएँ। आइए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हुए चलेंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो चलिए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोग कहते हैं हिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते, मैं कहता हूँ हिस्ट्री में भी मार्क्स आते हैं। यू कैन अचीव हाई मार्क्स, बस डिपेंड ये करता है आप कैसे करेंगे। देखिए, जिन बंदे की मार्कशीट है ईश्वर कुमार कुंद्रो, उनके टोटल मार्क्स अगर आप देख लें तो 314 के आसपास थे। इनके भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। ऊपर वाली मार्कशीट भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी 300 के नियर बाई पहुँच रहे हैं। इसके बाद अगर चेतन शर्मा जी की देखेंगे, ये भी 300 के आसपास पहुँच रहे हैं। इसके बाद फाड़के विक्रम की अगर देखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको 324 के आसपास मार्क्स ला के दिखा रहे हैं। देखिए, अगर ये सब लोग हिस्ट्री ऑप्शनल में अधिक से अधिक मार्क्स ला पाए हैं तो प्रोबेबली आप भी ला सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम चीज़ों को सही डायरेक्शन में देखते नहीं हैं या सही डायरेक्शन में करते नहीं हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, और उसको आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आप भी इस एग्ज़ाम को ईजिली निकाल सकते हैं। देखिए, यूपीएससी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, मेंस का प्रॉपर आइडिया लें। आप देखें कि क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। कुछ बेसिक बुक्स जो बताई जाएं उन्हीं पे स्टिक रहें, उसके आगे ना बढ़ें। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। मिनिमम को मैक्सिमम आउटपुट के साथ अपनी आइडियोलॉजी चेंज करके उसमें जोड़नी है। अगर आप इतनी चीज़ें कर लेंगे, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक योर एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो मैं कहूँगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के कम से कम पिछले 12 सालों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आप कर लें, जिससे आपको ये आइडिया हो कि ये पेपर किस तरह क्रैक हमको करना है। अब आप 300 प्लस मार्क्स ला सकते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट जो आप रख रहे हैं, जो आपका मैटर है, जो आपका मटेरियल है, वो किस तरीके का है, कौन सा कंटेंट आप चूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको ले रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कौन से नोट्स पढ़ रहे हैं, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कौन सा फ्रेंड पढ़ा रहा है। आप कहीं गूगल का कंटेंट तो नहीं यूज़ कर रहे, आप एक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ यूट्यूब में ऑनलाइन लेक्चर्स देख के तो अपनी तैयारी नहीं कर रहे, आपने ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आपको बुक रीडिंग का शौक़ है कि नहीं। वो आपके कंटेंट को डिसाइड करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, इस पर टिप्पणी करें तो हर बंदा वही लिखेगा, 90 डिग्री की रोड थी, बाथरूम थे, ये थे वो थे, जो मॉडर्न एज में। देखिए, ये आप किसी राइटर की सोच लिख रहे हैं, अपनी सोच नहीं लिख रहे, उसी को सब लोग कॉपी कर लेते हैं। मैं कहूँगा आईवीसी को मॉडर्न ट्रेंड में ले जाएं, हिस्ट्री के फैक्ट्स उससे याद करें, कॉन्सेप्ट आप खुद बनाएं और उन कॉन्सेप्ट को ऐड करते हुए आप अपना आंसर लिखें। कंटेंट राइटिंग का सिंपल सा मतलब होता है आप बेहतर कंटेंट जो आज तक किसी और ने नहीं दिया हो, अगर वैसा कंटेंट आप दे पाएंगे तो अच्छा है। इसी के लिए एक राइटर पे स्टिक ना रहें, 3-4 राइटर्स को जब पढ़ेंगे तो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ आपको मिलती हैं और उनसे आप एक खुद की आइडियोलॉजी बना सकते हैं और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेचर ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। अगर जो प्रश्न है उसको आप नहीं समझ पा रहे या उसका नेचर ही नहीं समझ पा रहे, उसकी प्रकृति ही नहीं समझ पा रहे, तो फिर इश्यूज़ आते हैं। तो आपको क्वेश्चन की प्रकृति समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका नेचर समझे बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो इस क्वेश्चन का नेचर आप ज़रूर पढ़िए, समझिए, वरना आपको दिक्कत होगी। तो नेचर ऑफ द क्वेश्चन बहुत काउंट करता है, इसको आपको समझ के देखना पड़ेगा। इसके बाद आप किस तरीके से अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं। देखिए, बहुत कैलकुलेटिव ये होता है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, हमें बहुत आता है, पर एक टीचर को बहुत आता है बट वो उसको किसी के सामने एक्सप्रेस या राइट मैनर में प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो वो बेटा कभी क्वालिटी टीचर नहीं बनता। वैसे ही आपको बहुत ज्ञान है, आपने पीएचडी हिस्ट्री कर रखी है, बट अगर उसको किस तरह लिखना है, किस तरह उसको प्रेजेंट करना है,
वो कैसे अपीलिंग बनेगा। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता, आप अपनी आइडियोलॉजी, अपने एक्सप्रेशंस उसमें नहीं डाल सकते, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो कंटेंट के लिए स्टैंडर्ड बुक्स ढूंढनी है, उनसे पढ़ना है। क्वेश्चन की प्रकृति समझने के लिए मैंने कहा 12 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपको पेपर की पूरी आइडियोलॉजी पता होगी कि क्वेश्चंस एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। टीचर आपको अगर फालतू की चीज़ें पढ़ाएगा तो आप उसे तुरंत एलिमिनेशन मेथड के थ्रू मना कर देंगे कि सर ये चीज़ मत पढ़ाइए, पिछले 15 सालों से नहीं पूछेगी, अब क्या पूछी जाएगी। अगर टीचर आपका टाइम वेस्ट फालतू में कर रहा है, फालतू की कहानी और स्टोरी सुना रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये चीज़ बिल्कुल काम नहीं होने वाली। इन चीज़ों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। तो नेचर ऑफ द क्वेश्चन देखने के बाद बहुत चीज़ें अपनी अपडेट कर सकते हैं। अपनी नॉलेज प्रेजेंट करने के लिए मैंने फिर कहा, इन तीनों चीज़ों के लिए पेपर एनालिसिस चाहिए, नोट्स राइटिंग चाहिए, मेंस के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स चाहिए, और कई आइडियोलॉजीज़ की टेक्स्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और फिर इसको नॉलेज को प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए हिस्टीरियोग्राफी होती है हिस्ट्री लिखने का तरीका, और हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एक ही राइटर है, जिस राइटर को आप पढ़ते हैं वो इतिहास नहीं होता। जैसे किसी पुस्तक, मान लीजिए विपिन चंद्रा में जो लिखा है वो पूर्णतः इतिहास नहीं है, वो इतिहास की उनकी खुद की व्याख्या है। अगर उस व्याख्या को आप कॉपी करेंगे तो 90% लोग उसी को कॉपी करते हैं, इसीलिए वो अपना पेपर नहीं निकाल पाते। हमें उस व्याख्या को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको अपने अकॉर्डिंग समझना है, अपने अकॉर्डिंग लेके चलना है, और उसको तभी हमें डिटेल में रखना है जब हम उस चीज़ को प्रॉपर मैनर में समझ पाएँ। जैसे ओरिएंटलिस्टिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, ओरिएंटलिस्टिक ने बहुत चीज़ें लिखी हैं, एम्परियलिस्ट लोगों ने बहुत चीज़ें लिखी है, नेशनलिस्ट लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी लिखी है, मार्किस ने अपनी लिखी है, एंड सुबल्टरन ने अपनी लिखी है। देखिए सुबल्टरन जो है ये एशिया, साउथ एशिया और इंडिया की साइड की लिखी राइटिंग के तरीके हैं, ठीक है। ओरिएंटलिस्टिक और इम्पीरियलिस्टिक आपको पता है ब्रिटिशर्स एंड इंग्लिश मीडियम के लोगों ने जो आइडियोलॉजीज़ लिखी वो हैं। मार्किस सोसाइटी से रिलेटेड, समाजवाद से रिलेटेड चीज़ें लिखते थे, सोशल वेलफेयर के लिए ये भी सोचते थे। गांधीज़्म की आइडियोलॉजी भी काफ़ी हद तक नेशनलिस्ट और मार्किस्ट के बीच की है। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। भाई जब बाहर के लोग लिखेंगे तो वो अपनी आइडियोलॉजी देंगे, अपनी सोच देंगे कि वो किस तरह ऑब्जर्व करें हमारी कंट्री की इकोनॉमी को, हमारी कंट्री की हिस्ट्री को, हमारी कंट्री में मिलने वाली चीज़ों को। इम्पीरियलिस्ट भी उसी तरह देखेंगे। नेशनलिस्ट अपने देश से ओतप्रोत चीज़ें देखेंगे, वो देखेंगे भाई हमारे देश में ये मिला, ये नहीं मिला, तो इनका आइडियोलॉजी नेशनलिस्ट होगी। मार्किस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में जो होंगे, जैसे विपिन चंद्रा साहब, वो अपनी आइडियोलॉजी देते हैं बट वो नियर टू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी में होते हैं। सबल्टेरन जो है वो जो हमारा एंशिएंट टेक्स्ट और अदर टेक्स्ट लिखे गए उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं। तो अगर इन 5 के 5 फील्ड से, ब्रांचेस से आप कुछ लिखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक हिस्टोरियन अलग लिखता है। जैसे सुमित सरकार की अगर आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे या मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। BL ग्रोवर बिल्कुल अलग लिखते हैं, आशीर्वादी लाल बिल्कुल अलग लिखते हैं, विपिन चंद्रा साहब बिल्कुल अलग लिखते हैं, स्पेक्ट्रम की आइडियोलॉजी भी बिल्कुल अलग है। आप समझिए, वैसे कई राइटर्स हैं, AL बाशम बिल्कुल अलग लिखते हैं, JL नेहरू अपनी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग देते थे। इसी तरह आप फॉरेन के राइटर्स पढ़ेंगे, है ना, तो नॉर्मन लीव की अपनी एकदम ही अलग आइडियोलॉजी है, नॉर्मन लोग एकदम अलग चीज़ लिखते हैं, ठीक है। जैन माथुर बिल्कुल अलग आइडियोलॉजीज लिखते हैं। तो जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो हर एक ब्रांच की आइडियोलॉजी को आप समझिए, उनकी आइडियोलॉजी को अपने दिमाग में रखिए, और फिर आप अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी बनाएंगे, तभी आप पेपर बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स फेमस हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए IAS में जब आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं आपको बुक्स चाहिए होती हैं, बट इतनी बुक्स ना लीजिए कि आप उन्हें पढ़ ना पाएँ। 10 लोग बहुत चीज़ें बोलेंगे, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। आपको बस उतनी बुक्स लेनी है जो आपके एग्ज़ाम को सेलेक्ट करा दें, डेट्स ऑल। ज़्यादा मेहनत मत करिए, ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए, लिमिटेड बुक्स रखिए, अच्छी बुक्स रखिए, आइडियोलॉजिकल गैप नहीं होना चाहिए, हर एक लेखक के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस इतनी चीज़ें आपको समझनी। तो आइए बिना देरी के बुक्स पे चलते हैं। पहली हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये विपिन चंद्रा की या शेखर बंदोपाध्याय, जिसकी आपको मन करे ले लीजिए। मैं आपसे कहूँगा शेखर बंदोपाध्याय की आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ले लीजिए। इंडियाज़ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल जो है विपिन चंद्रा की ले लीजिए। मॉडर्न इंडिया अगर आप लेंगे तो BL ग्रोवर की और सुमित सरकार की ज़रूर ले लीजिए। आशीर्वादी लाल भी आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें, अगर आपके पास समय और पैसा दोनों है। नहीं है तो ये 4 पुस्तकें आपको मॉडर्न इंडिया का पूरा ग्लिम्स दे देंगी, बिल्कुल अलग। एंशियंट इंडिया के लिए RS शर्मा, रोमिला थापर और DN झा, हिंदी मीडियम में झाश्री माली आती है, वो पढ़ लीजिए। तो ये 3 बुक्स आपको एंशियंट में कवर कर देंगी। अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, रोमिला थापर की बुक है, ये उनका खुद का व्यू है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक पूरा ग्रंथ की तरह, नॉवेल की तरह, इसको आप ज़रूर पढ़िए। दी वंडर डेट वॉज इंडिया, AL बाशम ने लिखा है। जाहिर सी बात है आपको अदर ब्रांचेस की भी आइडियोलॉजीज चाहिए तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा।
मिडिवल में हसन निजामी साहब ने भी दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर आप चाहें तो निजामी साहब की बुक ले सकते हैं अगर आपके पास समय है, वरना सतीश चंद्रा काफ़ी है मध्यकालीन भारत को ख़त्म करने के लिए। मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री अगर चाहिए तो आप नॉर्मन लोव की बुक 100% लीजिए। जैन माथुर आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के लिए अर्जुन देव भी बहुत अच्छे राइटर आज की डेट में, तो उन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात आती है सर हमारे पास बहुत कम पैसा, हम ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में विपिन चंद्रा ले लीजिए, बी एल ग्रोवर ले लीजिए, सुमित सरकार ले लीजिए, ऊपर वाली छोड़ दीजिए। एंशंट में आप आर एस शर्मा ले लीजिए, और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर ले लीजिए, और डी एन झा या झांसी माली ले लीजिए। रोमिला थापर एंशंट इंडिया छोड़ दीजिए। वंडर डेट वॉज इंडिया अगर आप नहीं ले पा रहे मत लीजिए, लेक्चर में आपको कवर कर दूंगा। मिडवल की ये दोनों बुक आपको लेनी पड़ेगी। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, नॉर्मल ल्यू आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसे आप खरीद लीजिए। अर्जुन देव नहीं लेते कोई बात नहीं, मैं आपको लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। बट इन सबसे पहले आपका बेसिक है, बेसिक के लिए आपको क्या करना है, आपको इग्नू और एनसीईआरटी नहीं छोड़नी। इग्नू और एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी क्यों है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे जो अब सेलेक्ट हुए उन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल में मुझसे बोला कि सर हम लैंग्वेज कहाँ से लिखें, भाई बेहतर लैंग्वेज क्या है, किस तरीके की इंग्लिश चाहिए। तो मैं एक ही जवाब दूंगा, अगर आप एनसीईआरटी की सिंपल कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जो बहुत स्टैंडर्ड मैनर में लिखी है, बहुत अच्छी भाषा में लिखी है, और एक ईज़ ऑफ इंग्लिश है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश भी बढ़ता है, राइटिंग स्किल्स भी बढ़ती हैं। तो इग्नू और एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, इनको आपको पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है कि सर प्रिपरेशन के लिए हमें और क्या चाहिए, तो प्रिपरेशन के लिए आपको कोई मैजिक नहीं चाहिए, आपको कुछ बेसिक चीज़ें करनी है। पहली चीज़ जो मैं आपसे सजेस्ट मांगूंगा या करूंगा, पहली चीज़ आपको जो बेटा करनी है, आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी आपको हर हाल में पढ़नी है, और इग्नू आपको हर हाल में पढ़ना है। अगर आपने एनसीईआरटी और इग्नू के नोट्स हिस्ट्री के पढ़ लिए तो आप कहीं ना कहीं 60% राइटिंग स्किल्स के बारे में सीख जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको हर हाल में एनालिसिस करना है, इसको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, ये आपका रूट है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एनालिसिस में ले आएंगे तो तीसरा आपका ऑप्शन आता है, तीसरा आपका ऑप्शन आता है कि अगर ये आप कर लेंगे तो आप फ्लो चार्ट्स बनाइए। बहुत सारे फ्लो चार्ट्स आपको बना के रखने हैं। अगर आप फ्लो चार्ट्स बना लेंगे और उसके बाद माइंड मैप्स बना लेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इनको रिवाइज़ करने में टाइम नहीं लगेगा। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर पेपर आने वाला है, हम कितने दिन पहले अपनी तैयारी बंद कर दें या कितने दिन पहले हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हैं तो मैं कहूँगा बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, एटलीस्ट एग्ज़ाम के 10 महीने पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि 6 से 8 महीने में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए अगर आप रेगुलर हैं। और उसके बाद आपके पास तकरीबन 4 महीने होने चाहिए मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, प्री एग्ज़ाम से पहले। प्री एग्ज़ाम से पहले अगर आप इसको लिख लेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स मेकिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी से चूज़ कर लीजिए अगर आप 2022 टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप 2021 टारगेट कर रहे हैं तो भी आपके पास अब टाइम नहीं है, आपको 2 घंटे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को डेली देने ही पड़ेंगे, वरना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में राइटिंग स्किल्स काउंट करती है, अगर वो आप बेहतर करेंगे तो 300 प्लस अपनी आइडियोलॉजीज़ को ऐड करके पाना बहुत आसान है। और हर एक बंदा पेपर में एग्ज़ाम क्रैक करता है, रिज़ल्ट अच्छा देता है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप अकेले हैं जो इस चीज़ को करेंगे, बहुत लोग करते हैं। आज इस लेक्चर में इतना ही, इसका डिटेल्ड लेक्चर अगला मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी इशू लगता है आप इसे ज़रूर डिसलाइक करें। डिसलाइक करने के बाद हमें ज़रूर बताएं कि आपने इसे डिसलाइक क्यों किया है। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आएँ और वहाँ पे हमें टेक्स्ट करें। आज के लिए इतना ही बेटा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग भी यूज़फुल चीज़ें देख पाएँ। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, वंदे मातरम।